हो गया सर। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो कल हम लोग देख रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन, और क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट फेज हम लोग देख चुके थे कि फर्स्ट फेज में देश में और विदेश में क्या क्या हुआ था वो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को आगे देखना था, जिसमें कल हम लोगों ने बात किया था कि फिर सेकेंड फेज में जो दूसरा जो क्रांतिकारी आंदोलन का चरण आया, सेकेंड फेज, तो सेकेंड फेज में हम लोग देखते हैं कि सेकेंड फेज का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड क्या था। तो इस संदर्भ में कल हमने बात किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि क्या हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में हमने कल पूरी बातें की थी, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, है ना। तो ये इसके बारे में बातचीत किए थे, और साथ ही हमने बात किया था कि इस पूरे घटनाक्रम के बैकग्राउंड में क्या था, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में भी बातचीत हुई थी कि रॉलेट एक्ट जो है ये कब बना था, 10 मार्च 1919 को। और इसी रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, है ना। क्या कारण था रॉलेट एक्ट के विरोध का, इस सब पे हम लोग बातचीत कर चुके थे कल। और इसके बाद जो है गांधी जी का जो अखिल भारतीय सत्याग्रह जो हुआ था पहली बार, वो रॉलेट सत्याग्रह ही था। और मैंने कहा भी था कि ये आईएएस एग्जाम के पीटी में सवाल पूछा जा चुका है कि गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह कौन सा था। तो पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह जो गांधी जी का था, वो पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था रॉलेट सत्याग्रह। क्षेत्रीय स्तर पर चंपारण था, लेकिन ओवरऑल इंडिया में जो उन्होंने किया था वो उनका रॉलेट सत्याग्रह था। और इसी के दौरान उनको पंजाब प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। वो पंजाब नहीं जा पाए थे, गांधी जी को पंजाब नहीं जाने दिया गया था। और कल हमने बताया था आपको कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, उनको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। वो 2 लोकप्रिय नेता कौन थे जिनको गिरफ्तार किया गया था? तो हाँ, गुड, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, है ना। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों को गिरफ्तार बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया था, है ना। बस यही था कि लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको गिरफ्तार किस दिन किया गया था? रामनवमी के दिन आदेश जारी हुआ था, है ना। हाँ, गुड। तो यहां पर 9 अप्रैल 1919 को जो वहां का कलेक्टर था जनरल ओ डायर, उसने क्या किया था, यह आदेश जारी किया था कि भैया कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा, कोई पब्लिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, लिमिटेड कार्यवाही होगी। और उसी के अंतर्गत उन्होंने इनको गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया, और 10 अप्रैल को अहले सुबह इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी का विरोध 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में हो रहा था। और जालियांवाला बाग में एक साइड में क्या हो रहा था, तो एक साइड में मेला लगा हुआ था, है ना, बैसाखी का मेला, जो कि बैन था वहां पर, मतलब सरकारी आदेश था कि आप कोई भी सार्वजनिक उत्सव नहीं कर सकते हैं
बावजूद इसके ये हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने क्या कर लिया, इसको ईगो पे ले लिया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसका ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हल्का फुल्का डांट फटकार करके भी लोगों को हटाया जा सकता था, लोगों को अपने घर भेजा जा सकता था, क्योंकि कोई वहां बम तो फोड़ नहीं रहा था। लेकिन अब ये तो मानते थे कि ये मालिक है, तो मालिक अपने गुलाम के साथ कैसा व्यवहार करता है ना, एक बाप अपने पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करता है। पुत्र गलती भी कर देगा तो बाप उसको माफ कर देगा, यार मेरा बेटा है कोई बात नहीं, तो समझा बुझा के माफ कर दिया। लेकिन वही अगर नौकर ने गलती कर दिया, तो वही आदमी उस नौकर के साथ कैसा व्यवहार करेगा, लगेगा कि वो एकदम सब कुछ बर्बाद करे, उस तरह का व्यवहार करेगा। तो इसलिए उसके साथ जो है सो यहां पर इस तरह की दिक्कतें थी। तो यहां पर इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान यहां पर जो ब्रिटिश सेना का अधिकारी था जनरल आर डायर, ओ डायर ने उसको आदेश दिया और यहां पे ये सारे घटनाक्रम हुए। तो इन सब के बारे में कल पर्याप्त बातचीत कर चुके हैं, पूरे फैक्ट्स पे बात कर चुके हैं। और यही घटना था जिस घटना ने दूसरे चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब इस फेज में आपको मिलेंगे चंद्रशेखर आजाद, है ना, इस फेज में आपको मिलेंगे भगत सिंह, इस फेज में आपको मिलेंगे बटुकेश्वर दत्त, इस फेज में आपको मिलेंगे खुदीराम बोस, नहीं खुदीराम बोस तो पहले ही हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो इसमें मिलेंगे आपको मास्टर दास, सूर्य सेन बंगाल वाले, शांति घोष, सुनीति चौधरी। तो ये सारे लोग आपको इस फेज में मिलेंगे जो इस सेकेंड फेज में इन्होंने इसको नेतृत्व किया था और इसको आगे बढ़ाया था। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। तो दूसरे चरण की पृष्ठभूमि हम लोग देख चुके थे, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, सेकेंड फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण क्या था, तो यहां था दूसरा चरण, जो संस्था थी जो स्थापित, उसका नाम था, लिखेंगे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HRA कब स्थापित हुआ था, 1924 में, 1924 में स्थापित हुआ था। और कहां पे स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था यूपी के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे, लेंगे कि यह भारत की पहली अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी संस्था थी। यह भारत की पहली अखिल भारतीय स्तर पे स्थापित क्रांतिकारी संस्था थी।
ठीक है। तो इससे पहले आपने देखा है कि पहले चरण में भी हम लोग पढ़े थे क्रांतिकारी आंदोलन, तो उसमें हम लोग अलग अलग, महाराष्ट्र में अलग संस्था, बंगाल में अलग संस्था, पंजाब में अलग संस्था, मद्रास में अलग संस्था, ये हमने देखा था। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे हमने कोई क्रांतिकारी संस्था की बात नहीं की थी। ऑल इंडिया लेवल पे जो क्रांतिकारी संस्था स्थापित हुई वो पहली संस्था थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये ऑल इंडिया लेवल पे स्थापित होने वाली पहली संस्था थी। ठीक है। अब यह जो संस्था थी 1924 में कानपुर में स्थापित हुई, उसके संस्थापक सदस्य लिखेंगे कि संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था, किसने इसको स्थापित किया था। तो लिखेंगे इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी। फाउंडर मेंबर या फाउंडर जो थे वो सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी, इन्होंने मिलकर इसको स्थापित किया था। ठीक है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, इस संस्था का उद्देश्य क्या था, व्हाई इट्स एस्टेब्लिश। तो उद्देश्य लिखेंगे एक संगठित और सशस्त्र क्रांति द्वारा, एक संगठित और सशस्त्र क्रांति द्वारा, एक संगठित और सशस्त्र क्रांति द्वारा संयुक्त राज्य भारत का, संयुक्त राज्य भारत का एक संघीय गणराज्य के रूप में, संयुक्त राज्य भारत का एक संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित करना। उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति द्वारा संयुक्त राज्य भारत का एक संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है। तो उद्देश्य था संयुक्त राज्य भारत का गठन, है ना। और गठन कैसे, तो सशस्त्र क्रांति द्वारा। सशस्त्र क्रांति यानी कि शस्त्र के साथ क्रांति। ठीक। तो कैसे, तो एक संयुक्त राज्य भारत बने, मतलब इसी प्रकार से जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उसी प्रकार से संयुक्त राज्य भारत को गठित करने का इनका योजना था। ठीक है। अन्य सदस्य लिखेंगे अदर मेंबर्स, जो इन फाउंडर्स मेंबर्स के अलावे वैचारिक समर्थन इस संस्था को दे रहे थे या अपना सहयोग दे रहे थे। तो अन्य सदस्य में लिखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्रनाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद,
इत्यादि। ठीक है। एक किताब लिखी गई थी, बड़ी फेमस किताब थी, द रिवोल्यूशनरी। ठीक है, लिख लेंगे, द रिवोल्यूशनरी। द रिवोल्यूशनरी एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था द रिवोल्यूशनरी। तो द रिवोल्यूशनरी लिखा किसने था? तो द रिवोल्यूशनरी जो है वो लिखा था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। द रिवोल्यूशनरी नामक किताब जो थी, क्रांतिकारियों के बारे में था, और इसको लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया था द रिवोल्यूशनरी। और इसमें क्या था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने तो लिखा ही था द रिवोल्यूशनरी, और इसके साथ आप ये देखेंगे कि इन्होंने ये राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से नहीं लिखा था। ठीक है, इन्होंने एक अलग नाम से लिखा था इसको, वो नाम था विजय कुमार। विजय कुमार के उपनाम से इन्होंने लिखा था, विजय कुमार के उपनाम से। विजय कुमार के उपनाम से लिखा था, मतलब कि लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल का, लेकिन इन्होंने अपना एक दूसरा नाम उसमें रखा था, एक्चुअल नाम नहीं रखा था। रीजन क्या था? इनका राम प्रसाद नाम बिस्मिल फेमस नाम था, इस नाम से निकालते तुरंत अंग्रेज सब बैन कर देता। तो ऐसा नाम से निकाला जो अंग्रेजों के बीच पता नहीं था, लोकप्रिय नहीं था उनके बीच, तो उनको बहुत दिन तक तो पता ही नहीं चला कि ये बुक किसका है। ठीक है, बाद में समझ में आया कि ये किताब जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल का है, लेकिन उन्होंने राइटर लिखा था विजय कुमार अपने उपनाम से। ठीक है, और इस किताब को लिखने में इनको जो सहायता मिली थी, लिख लेंगे, इसका जो प्रमुख सहायक था तो वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल की सहायता से लिखी गई थी, मतलब उन्होंने इनको कोऑपरेट किया था इसको लिखने के लिए। तो सचिंद्र नाथ सान्याल के सहायता से लिखी गई थी। ओके, चलिए, तो ये तो था कि ये संस्था इस प्रकार से स्थापित हुई, ये सारे लोग इसके मेंबर्स थे। ठीक है, अब यहां पे ये प्रश्न आता है कि इस संस्था के द्वारा भारत में जो पहली बार जो क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया गया था वो गतिविधि क्या थी? काकोरी कांड। गुड। तो यहां पर इस संस्था ने पहली बार जो क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया वो था काकोरी कांड। तो लिखेंगे कि इस संस्था के द्वारा पहला क्रांतिकारी गतिविधि काकोरी कांड था। ठीक है, अब यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह घटना कब घटी थी? यह काकोरी कांड जो है यह कब हुआ था? यह हुआ था 1925 में। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। काकोरी कांड अब इसको नहीं कहा जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है?
पहले इसको काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र कहा जाता था, लेकिन सरकार ने अब इसका नाम चेंज कर दिया है। तो अब इसका क्या नाम है? गुड, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये इसका नाम हो गया है, और ये एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था। काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, उसमें क्या था? तो एक ट्रेन था, उस ट्रेन का नाम था ट्रेन 8 डाउन। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन थी। ठीक है, लोकल ट्रेन थी 8 डाउन। तो ये जो है लखनऊ के पास ही एक जगह है काकोरी। ठीक है, तो ये काकोरी से गुजर रही थी, तो वहीं पर इसको क्या किया गया? रोक दिया गया। पहले तो अब ना है कि बहुत बहुत पटरी बहुत ये हो गया, अब इलेक्ट्रिक पर चलती है। पहले तो कोयले पे चलने वाली ट्रेन सब होती थी, छुक 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 वाला मामला था। अब थोड़ी देर बुलेट ट्रेन था एकदम उखाड़ उखाड़ करके जा रहा है। तो पहले ट्रेन रोकना होता था तो दो गाछ काट के गिरा दीजिए, ट्रेन रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने वही किया और ट्रेन रुक गई। तो ट्रेन से जो है वो बहुत सारा असलहा, गोला बारूद और खजाना जो है वो जा रहा था। इन्होंने उसको लूट लिया। ठीक है, ट्रेन में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था या किसी को मारा नहीं गया था, केवल लूटपाट का मामला था, यानी कि चोरी डकैती हुई थी। ठीक है, तो वहां पे उनका मटेरियल लूटा गया था। लेकिन अब छोटा सा बात पर जालियांवाला बाग में क्या हुआ था? लोग बैठ के जनसभा कर रहे थे, आपस में बतिया रहे थे, कोई बम नहीं बना रहा था वहां पर, लेकिन उन्होंने उन पर गोलियां चला दी। यहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन में तो चलो उनके पास एक मामला भी था कि भाई लूट हुआ है, लूटपाट हुआ है। तो इस लूट के कारण इसमें शामिल सभी लोगों को उन्होंने क्या दे दिया? फांसी दे दिया। सबको पकड़ा और फांसी दे दिया। एक व्यक्ति इसमें नहीं पकड़े गए थे, वो थे चंद्रशेखर आजाद। वो तो बोल दिए थे कि हिम्मत है तो हमको पकड़ के दिखला देना, है ना, और कभी भी पकड़ाए ही नहीं। तो काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सदस्य लिखेंगे। ट्रेन को लूटा गया था लिख लेंगे 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। क्या? ये बेसिकली मालगाड़ी था, माल ही जा रहा था इसके अंदर में। ठीक है, मतलब तो उसमें भी तो लोग होते हैं, गार्ड्स होते हैं, अंग्रेजी लोग थे, लेकिन किसी को कोई नहीं मारा गया था, कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया था। तो 8 डाउन को यहां पर लूटा गया था। अब क्या है कि इसमें शामिल सदस्य, इस पूरे मामले में जो शामिल लोग थे, शामिल सदस्य जो इस मामले में शामिल थे, तो लिखेंगे कि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, और राजेंद्र लाहड़ी, और राजेंद्र लाहड़ी तथा चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद शामिल थे।
ठीक है। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद भाग निकले थे, वो पकड़ में नहीं आए थे। बाकी 4 लोग जो है वो पकड़ में आ गए थे। चंद्रशेखर आजाद भाग निकले थे, लेकिन बाकी लोग पकड़े गए थे। और इस घटना के कारण सभी लोगों को फांसी की सजा हुई। सभी लोगों को फांसी की सजा हुई। ठीक है। तो इसमें जो 4 लोग थे मुख्य तौर पे, उन सबको सजा हो गई, फांसी हो गई। फांसी होनी थी चंद्रशेखर आजाद को भी, लेकिन वो पकड़े ही नहीं गए, तुमको क्या फांसी होगी। तो बाकी सब लोगों को यहां पर इसमें फांसी हो गया। और इसके अन्य जो सदस्य थे इस संस्था के, जो पकड़ में आए, जैसे कि सचिंद्रनाथ बख्शी, सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, इस सब लोग को पकड़ करके जेल भेज दिया गया। और इस सब लोग को सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, उम्र कैद का सजा सुना करके, कि अब इस संस्था को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर आप देखते हैं कि इसी संस्था का अपग्रेडेशन हुआ, है ना। इसी संस्था का अपग्रेडेशन हुआ और इसका एक नया वर्जन आया सामने, और वो आया HSRA, है ना। HRA तो था ही, अब इसमें S जुड़ गया। तो इसके बाद जो संस्था आई YHSRA, 10 सितंबर 1928, 10 सितंबर 1928। तो 10 सितंबर 1928 को युवा क्रांतिकारियों की जो बैठक हो रही थी, वो बैठक हो रही थी कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में कहां? हां, फिरोज शाह कोटला में। वर्तमान में उसका क्या नाम हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की मीटिंग हो रही थी। इसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद थे। और यहीं पर क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सभी लोगों के बीच समन्वय बनी और यह बात हुई कि HRA को क्या करते हैं? HSRA कर देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सभी लोगों का महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका था। ठीक है। HSRA की स्थापना में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, और इनके जो अन्य सहयोगी थे इस समय प्रमुख, यहां पे उपस्थित अन्य सहयोगी, अदर्स कोऑपरेटिव्स, तो अन्य सहयोगी लिखेंगे कौन थे? तो सुखदेव,
शिव वर्मा, अन्य सहयोगी में सुखदेव, शिव वर्मा, ठीक, विजय कुमार, सुखदेव, शिव वर्मा, विजय कुमार, सुखदेव, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, इत्यादि। तो ये सब कुछ वहां पे उपस्थित महत्वपूर्ण सहयोगी थे। ठीक है, अब यहां पर ये सोशलिस्ट वर्ड क्यों ऐड किया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो था ही, लेकिन इस वर्ड जो है समाजवाद, है ना, समाजवादी, ये वर्ड जो है, व्हाई इट्स वर्ड इंप्लीमेंटेड, ये वर्ड क्यों लाया गया, ये शब्द क्यों लाया गया समाजवादी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में ये समाजवादी शब्द लाने के पीछे का क्या योजना था, क्यों लाया गया था? तो इनका कहना था कि अगर उस समय भी दो तरह की एक मतलब जो आइडियोलॉजी चल रही थी, मुख्यतः तो पूंजीवाद ही चल रहा था। हमारे ऊपर जो हमें गुलाम बनाया हुआ था ब्रिटेन, वो उसका अप्रोच क्या था? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म था। तो हम चाहते थे कि ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारे सामने न आए जिसमें किसी का शोषण हो। ठीक है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि हम जानते थे कि पूंजीवाद जो है ये केवल और केवल लाभ की योजना बनाता है। तो इसमें कुछ लोग जो अमीर होते हैं उनका तो ठीक चलता है, लेकिन जो गरीब और जो कमजोर होता है उसका शोषण पे शोषण होता है। तो इसलिए समाजवाद में का एक लक्षण क्या है कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्स पर सबका समान अधिकार होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम जब अगर देश को सशस्त्र क्रांति के द्वारा एक संयुक्त राज्य के तौर पे स्थापित करेंगे तो समाजवादी विचारधारा के साथ स्थापित करेंगे। इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कि इसमें हम कम से कम न के बराबर शोषण होगा, किसी का भी शोषण नहीं होगा, और जो समाज का जो संसाधन होगा, जो राष्ट्र का संसाधन होगा, जो राष्ट्र का रिसोर्स होगा, उस रिसोर्स पर सबका समान अधिकार होगा। तो संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा, ये चीज यहां पर इसको कहा गया था। ठीक है, अब है कि इस संस्था के द्वारा जो प्रथम क्रांतिकारी गतिविधि किया गया, प्रथम क्रांतिकारी गतिविधि, तो इस संस्था के द्वारा किया गया फर्स्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या था? पहला क्रांतिकारी गतिविधि क्या था जो इस संस्था के द्वारा किया गया? तो बम फेंका गया था। बम बाद में फेंका गया था। इस संस्था का जो पहला क्रांतिकारी गतिविधि था वो था सैंडर्स हत्या। सैंडर्स हत्या, ठीक है, सैंडर्स की हत्या लेंगे। इस संस्था का पहला क्रांतिकारी गतिविधि सैंडर्स का हत्या था। सैंडर्स की हत्या की गई। ठीक है, तो ये क्या था? तो लेंगे लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था। ठीक है, तो यह हत्या क्यों हुई थी? क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था, जब साइमन
कमीशन 1928 में आया था, तो इसी के विरोध के दरमियान, इसका जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। ठीक है, लाठी बरसाने वाले में कौन थे? स्काउट और सैंडर्स। ठीक है, स्काउट ने आदेश दिया था और सैंडर्स ने लाठियां चलाई थी। तो स्काउट और सैंडर्स जो थे, इन्होंने लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई थी। तो प्रोग्राम तो था स्काउट को मारने का, कि पहले स्काउट को निपटा लेंगे, क्योंकि मेन तो विलन यही था। और जब इनके साथ ये हुआ था, तो उसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पे लगी हर एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। ताबूत समझते हैं ना? ताबूत क्या होता है? वो बॉक्स जिसमें दफनाया जाता है ना? कुछ रिलीजन में आप देखते हैं कि वहां पर बॉडी को जलाया नहीं जाता। हमारे सनातन संस्कृति में तो डेथ होने के बाद बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन आप इस्लाम में देखेंगे या क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो वहां पर जलाया नहीं जाता है, दफना दिया जाता है। तो दफनाने के लिए क्या बनता है? ताबूत बनता है। तो ताबूत में क्या रहता है? डेड बॉडी, है ना? तो उन्होंने कहा था कि हम पे लाठी बरसा रहे हो बरसाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे ताबूत में कील साबित होगी, यानी कि मर जाओगे उसके बाद भी ये अपराध, ये पाप तुमको याद रहेगा और तुम्हारा उपाय होगा, है ना? उपाय हुआ, ताबूत में कील तो साबित हुआ ही कि स्काउट और सैंडर्स की हत्या का प्रयास किया गया। टारगेट जो था स्काउट था, कि स्काउट को मारना है पहले। ठीक है, क्योंकि आदेश इसने रिलीज किया था लाठीचार्ज का, और जानता था कि आए हुए लाला लाजपत राय फिर भी पंजाब केसरी थे, है ना? बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और पंजाब में लोग उनको बहुत सम्मान करते थे, और ये उन्हीं पर लाठीचार्ज का आरोप, ये आदेश दे दिया, और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसके उसी चोट पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका भी दिन आया 17 दिसंबर 1928, लाहौर। 17 दिसंबर 1928 लाहौर में ये दोनों लोग खड़ा होकर चाय पी रहा था, बाइक से उतरा और ये दोनों क्या कर रहा था? चाय पी रहा था। पहले से निशाना पे था, रेकी हो गया था। देखते हैं ना, अभी भी कभी किसी को मारना वारना होता है तो बदमाश सब लोग क्या करता है, गुंडा लोग क्या करता है, सीधे जाके थोड़े मार देता है, प्लान करता है पहले। तो प्लानिंग हुई, है ना, कि कैसे करना है। तो पता चल गया कि अच्छा ये लोग कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है। तो प्लानिंग हो गया। प्लानिंग हो गया तो पता चल गया कि ये लोग का उठना बैठना कहाँ है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि जब यहां पर स्काउट और सैंडर्स को बिठाया गया, ठीक है, तो मतलब चाय पी रहे थे, उसी समय इन पर गोलियां चलाई गई। लेकिन गोली, टारगेट था ये, लेकिन मर गया ये, गोली लग गया इसको, ये भाग निकला और मार करके हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे वो भी वहां से निकल गए। तो ये हत्या के प्रयास में कौन कौन था, तो नाम लिख लेंगे कि इसमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। ठीक है, तो यहां पर इस घटनाक्रम में कौन शामिल था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
सुखदेव। तो ये सारे लोग जो थे वो मुख्यतः यहां पर इस हत्या में शामिल थे, हत्या के प्रयास में शामिल थे, और सारे लोग भाग भी निकले, कोई उस समय पकड़ा नहीं गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर यादव तो खैर ही पकड़ाते थे, भगत सिंह भी पकड़ से बाहर थे, सुखदेव भी उस समय तक नहीं पकड़ाए थे। तो यहां पर जब भगत सिंह या चंद्रशेखर यादव कोई नहीं पकड़ाया था, तो अब स्थिति ऐसी थी कि भाई अब आगे की गतिविधि क्या की जाए, आगे क्या किया जाए, और क्रांतिकारी आंदोलन को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए, ये अब समस्या थी कि और ज्यादा युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, देश के अलग अलग कॉर्नर में क्रांतिकारी गतिविधि कैसे हो। तो यहां पर अभी तक तो कोई पकड़ाया नहीं था, ना चंद्रशेखर आजाद पकड़ाए थे, ना भगत सिंह पकड़ाए थे, ना राजगुरु पकड़ाए थे, ना सुखदेव पकड़ाए थे, कोई पकड़ में नहीं आया था। तो अब इनके में मीटिंग हुआ कि क्या किया जाए, और तब तक 1929 में दूसरा कांड हुआ। क्या हुआ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया, है ना। तो लिखेंगे दूसरा क्रांतिकारी कार्य, संस्था का दूसरा क्रांतिकारी कार्य। दूसरा क्रांतिकारी कार्य, तो लिखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया, केंद्रीय विधानसभा में। अब ये केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया, ये क्यों फेंका गया, ये इसका क्या कहानी था, क्या मामला था? तो देखिए, जब यहां पर यह घटनाक्रम हो गई, सैंडर्स की हत्या हो गई, पुलिस लगातार ढूंढ रही थी सब लोगों को, कोई पकड़ में नहीं आ रहा था, और यहां पर अब ये था कि भाई किस तरीके से इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन को जगह जगह तक पहुंचाया जाए, ताकि हर क्षेत्र के युवा इसके साथ जुड़ सके। तो अब था कि बम बनाना, कि मेन तो था बम, हथियार, ये सब कैसे किस प्रकार से किया जाए। तो इन्होंने एक प्लान किया कि हम कुछ ऐसा करें कि बम बनाने की विधि सब जगह पहुंच जाए, सबके पास पहुंच जाए, और जो जहां पे युवा वो बम बना सके और वो चीजों को यहां पे कर सके, अंग्रेजों को क्षति पहुंचा सके। इसके लिए अब क्या करना था? तो उन्होंने प्लान किया कि देखिए, जब जज साहब के सामने जब हियरिंग होती थी, माने जब कोई सुनवाई होती थी, तो उस सुनवाई का पूरा क्या होता था, रिकॉर्डिंग होता था, मतलब पूरा का पूरा वहां प्रेस पहुंचता था। अभी कैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में होता तो प्रेस जाता है, नोट करता है, अच्छा क्या जज साहब ने क्या कहा, अपराधी ने क्या कहा, पूरा न्यूज बन के आता है। तो उसमें भी ऐसा होता था कि प्रेस जो है वो लिखता था सारा गतिविधि को। तो क्रांतिकारियों ने एक प्लानिंग की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने, कि अगर हम में से कोई जाए कोर्ट और वहां पर जज साहब के सामने जब जज साहब पूछे कि आप क्या करते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा, तो उसी समय हम लोग जज साहब को ही बताएं कि देखिए हम कैसे बम बनाते हैं। उससे होगा क्या कि जब हम जज साहब को बता रहे होंगे कि बम कैसे बनाते हैं, तो उसी समय वहां का पत्रकार उसको लिख रहा होगा, कल अगले दिन छप करके पेपर में आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम जो सबको बताना चाहते हैं वो मीडिया के माध्यम से सबके पास पहुंच जाएगा। ऐसे वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उस समय ये थोड़ी था कि भाई रील बना के डाल दिए, उस समय तो वो मामला था नहीं, उस समय तो बहुत संचार क्रांति थी नहीं। तो हुआ कि भाई इस तरीके की चीजों को हम यहां पे करेंगे। तो अब जो है यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि यही यहां पे पद्धति थी। लेकिन अब दिक्कत यह था कि उस समय जो सुनवाई होती थी, जो कार्रवाई होती थी, वो इंग्लिश में होती थी। क्रांतिकारियों में सबसे पढ़े लिखे जो क्रांतिकारी थे, जिनको इंग्लिश अच्छी आती थी, वो थे भगत सिंह। भगत सिंह की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो अब भगत सिंह ने कहा कि मैं ही जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं चाहता था, इवन चंद्रशेखर आजाद भी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जाए, क्योंकि पता था कि जो गया वो लौट के तो नहीं आएगा, और खास करके भगत सिंह जैसा व्यक्ति। तो भगत सिंह ने कहा कि देखिए, दूसरा किसी को इंग्लिश आता नहीं है, हमको जाना ही पड़ेगा, और हम जाएंगे और हम ये काम कर देंगे आराम से।
तो सबने कहा कि भाई तुम चल जाओगे, तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी, तुमको फांसी दे देगा सब। तो देखिए भगत सिंह ने क्या कहा था। भगत सिंह ने कहा था कि कोई बात नहीं है, एक भगत सिंह जाएगा तो 100 भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य है 100 भगत सिंह पैदा करना, देश को स्वतंत्र कराना मेरा उद्देश्य है। मेरा यह उद्देश्य नहीं अपना जीवन बचाना। और उसी के बाद 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रहा था। कौन सा बिल लिख लेंगे? 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रहा था। ठीक है। तो 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रहा था और वहीं पहुंच गए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। यहां कौन पहुंच गए? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और इन्होंने वहां बम फेंक दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंचे और इन्हें असेंबली में बम फेंक दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक तो बम ऐसा बनाया गया था कि केवल उसमें धमाका हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, और दूसरा बम फेंका भी गया था कहां? तो खाली जगह पर, खाली बेंच पर, जहां पर कोई नहीं बैठा हुआ था। और एक चिट्ठी भी बांटी गई उसमें, मतलब एक चिट्ठी भी फेंका गया, पत्री भी फेंकी गई। उसमें लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। तो ये एक प्रकार का केवल धमाका ही था, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, इसमें कोई नहीं मरा था। ठीक है, ये एक प्रकार का धमाका ही था केवल, इसमें किसी की जान नहीं गई थी। तो कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। तो बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, ये कह के यहां पे ये धमाका हुआ। इसके बाद क्या हुआ? अब भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त चाहते तो यहां से भाग सकते थे, लेकिन गिरफ्तारी देनी थी क्योंकि प्लान कुछ और था। तो कहा जाता है कि यहीं पर खड़ा रह के, बम फेंक करके यहीं पर खड़ा रहते हुए इन्होंने नारा लगाना शुरू किया। क्या? इन्होंने नारा लगाना शुरू किया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। ये सारे नारे लगाने लगे। ये चाहते तो उस भीड़ की अफरा तफरी में भाग सकते थे वहां से, और इन्होंने किसी का मर्डर भी नहीं किया था, वहां पे कोई नहीं मरा था, कुछ नहीं हुआ था, खाली बेंच पे बम फेंका गया था, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं घटी थी, आराम से भाग के निकल सकते थे। लेकिन भगत सिंह भागे नहीं, वहीं रुके और रुक करके उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। जब गिरफ्तारी हो गई भगत सिंह की तो अंग्रेजों को तो लगा कि हीरा मिल गया, क्योंकि भगत सिंह मिलने वाले कहां थे? तो जानबूझ के गिरफ्तारी दी थी भगत सिंह ने, मिलते कहां भगत सिंह? तो भगत सिंह को इन्होंने क्या किया? पकड़ लिया, बटुकेश्वर दत्त को पकड़ लिया। और भगत सिंह को पकड़ा किस मामले में? असेंबली कांड में, माने बम फेंकने के कांड में। लेकिन जब पता चला कि यही भगत सिंह है तो केस ओपन कर दिया। कौन सा? सैंडर्स के हत्या का। यही होता है कोर्ट में, देखते हैं बड़ा बड़ा अपराधी सब कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है इसी डर से कि वो सरेंडर करेगा एक घटना के लिए, आज जैसे ही एक घटना के लिए सरेंडर करेगा ना, उसका सारा केसवा खुल जाएगा। तो भगत सिंह को के साथ भी यही हुआ। जिस घटना के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसमें तो कोई मरा ही नहीं था, तो यहां पे तो कोई बहुत बड़ी सजा उनको हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उनको सजा देना था और उनको फांसी देना था इन लोग को। लेकिन ध्यान रखिए कि भगत सिंह के खिलाफ कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं था इनके पास। इन लोगों के पास भगत सिंह के खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस नहीं था, फिर भी इन्होंने भगत सिंह को फांसी दिया। फिर भी इन्होंने भगत सिंह को फांसी दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि बिना सबूत, बिना साक्ष्य के आधार पर दिया जाने वाला पहला फांसी था जो भगत सिंह को दिया गया था।
जिस जज साहब को कहा गया कि आप जज दीजिए सजा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई हम कैसे दे, इसमें तो एविडेंस ही नहीं है इनके खिलाफ, बिना एविडेंस के हम किसी को फांसी दे देंगे, बिना एविडेंस के तो जेल होवे नहीं करता है किसी को, फांसी दे दिया सब भगत सिंह को। तो इन्होंने भगत सिंह को पकड़ा और फिर इसी के अंतर्गत सुखदेव और राजगुरु भी पकड़े गए। अब जब ये सारे लोग पकड़े गए तो इन पर मुकदमा चला सैंडर्स हत्या का, और पहले से प्री प्लानिंग थी कि हमको इनको सजा दे देना है, हमको इनको फांसी दे देनी है, तो उसको कौन रोक सकता था। तो जब इन पर इस तरह का चीजें हुई और इन पर यह असेंबली कांड का केस चला, तो बटुकेश्वर दत्त जो थे, तो बटुकेश्वर दत्त को तो चूंकि ये इस मामले में सैंडर्स हत्या में नहीं थे, बटुकेश्वर दत्त सैंडर्स हत्या के मामले में तो नहीं थे, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि बटुकेश्वर दत्त चूंकि सैंडर्स हत्या के मामले में नहीं थे यहां पर शामिल, तो इन्होंने क्या किया, आप देखेंगे कि बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया, है ना, राजद्रोह के आरोप में कि तुमने बम क्यों फेंका। तो इनको बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का सजा हो गया, और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा शुरू किया गया, है ना। इन पर क्या किया गया, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा शुरू किया गया, और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला करके इन तीनों ही लोगों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। अब जब भगत सिंह को इधर फांसी हुई तो इसमें एक व्यक्ति फंस गया। कौन फंस गया? गांधी जी। गांधी फंस गए क्योंकि गांधी पर यह एलिगेशन लगा कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। हालांकि क्या होता तो क्या होता, ये इस आधार पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। हाँ, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता था कि प्रयास होना चाहिए। प्रयास महत्वपूर्ण है कि भाई सही और उचित प्रयास हो किसी चीज के लिए। 1930 एक ऐसा समय था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन से अंग्रेज काफी परेशान थे। और वो वही समय था जब ब्रिटेन में साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था और उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। अंग्रेजों को यह बात समझ में आ रही थी कि अगर भारत में कोई भी रिफॉर्म हमें लागू करना है तो कांग्रेस की सहमति जरूरी है, क्योंकि उस समय भी देश में सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो कांग्रेस का था। अगर किसी बात को कांग्रेस स्वीकार कर लेती तो पूरा देश स्वीकार कर लेता। तो इसलिए अंग्रेजों ने ये प्रेशर किया कि भाई किसी तरीके से गांधी को बुलाओ, और ये वही समय था जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को पकड़ करके जेल में रखा गया था और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चल रहा था। अब ऐसी स्थिति थी कि एक तरफ गांधी का आंदोलन चल रहा था, उधर ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और फर्स्ट राउंड टेबल हो चुका था, कांग्रेस की तरफ से कोई गया नहीं था। और वहां पर उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन जो था वो विंस्टन चर्चिल था। चर्चिल उस समय वहां पे विपक्ष का नेता था ब्रिटेन में,
और उस समय वहां का प्राइम मिनिस्टर था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो चर्चिल ने रैमजे मैकडोनाल्ड की बड़ी बेइज्जती की ब्रिटेन में। उसने कहा कि यार क्या है, तुम क्या सरकार चला रहे हो? कैसे भी नेताजी लोग उससे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वैसे कहा कि क्या सरकार चला रहे हो? एक गुलाम देश की एक राजनीतिक पार्टी का एक कार्यकर्ता को नहीं बुला पाए, क्या सरकार चला रहे हो? तुमको तो सरकार चलाना ही नहीं आता है। ये बात उसको बड़ा इंसल्टिंग लगा रैमजे मैकडोनाल्ड को। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने तुरंत कांटेक्ट किया किससे? भारत के तात्कालिक वायसराय से, जो भारत में वायसराय था। तो तात्कालिक वायसराय उस समय कौन था? इरविन। इरविन को कांटेक्ट किया गया। इरविन को सरकार ने कहा ब्रिटेन से कि हम ये नहीं जानते कि तुम कैसे कांग्रेस को लाओगे, हम कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन हमको कांग्रेस का प्रतिनिधि और खास करके गांधी हमको भारत में, हमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चाहिए। अब इरविन पर यह प्रेशर था कि गांधी को मनाया जाए, और गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले ही 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही गांधी ने यह घोषणा किया था कि भाई हम 1930 में सविनय अवज्ञा शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सविनय अवज्ञा शुरू ना करूं तो मेरी कुछ मांगे हैं, उसको आप सुन लीजिए, उसको मान लीजिए। और वो मांग थी 11 सूत्री मांगे। तो 11 सूत्री मांगे जो थी, 11 फॉर्मूला, ये 11 सूत्री मांग इन्होंने इरविन के सामने रखी थी। लेकिन इरविन उस समय एटीट्यूड में था, विचार ही नहीं किया, विमर्श ही नहीं किया। और विचार विमर्श नहीं करने का नतीजा यह रहा कि गांधी ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक, हम आंदोलन शुरू करेंगे। और गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया, और आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, बड़े स्तर पे हो रहा था, सब लोग जुड़ गए, गांधी के साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को बुलाने के लिए इरविन पर प्रेशर बना कि भाई किसी भी तरीके से लेके आओ, तब इरविन फिर पहुंचा गांधी जी के पास और कहा कि बाबा देखिए, वो जो 11 सूत्री जो आपका मांग जो था ना, उसको थोड़ा हमको दिखाइए। हमको उस समय हम थोड़ा एटीट्यूड में थे, है ना, अपना सॉरी वोरी बोला गांधी जी को, कहा कि हमको दिखाइए क्या है, हम देखते हैं क्या मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का प्रेशर था, लंदन से प्रेशर था। और समझिएगा इसी समय भगत सिंह कहां है? जेल में बंद है। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जेल में बंद है, लाहौर षड्यंत्र केस मुकदमा चल रहा है, देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए अंग्रेज पूरा जो है वो प्रेशर में है। अब आप सोच के देखिए कि राजनीतिक रूप से यहां पर पलड़ा किसका भारी है? अंग्रेजों का या भारतीयों का? भारतीयों का, गांधी का। तो यह समय था कि इस समय हम अंग्रेजों से बार्गेनिंग कर सकते थे, और यह बार्गेनिंग गांधी कर सकते थे, क्योंकि एक साल बाद यह आया इरविन कहने के लाइए, हमको दिखाइए आपका क्या डिमांड था, हम मान लेते हैं। तो यहां पर गांधी भी कह सकते थे कि देखो अब जो भी बात होगी वो बात होगी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छोड़ने के बाद, इससे पहले हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। गांधी जी ने यह रवैया नहीं अपनाया। गांधी जी ने जब 11 सूत्री मांगे रखी अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेजों ने उनकी लगभग मांगे स्वीकार कर ली, इरविन ने स्वीकार कर ली, क्योंकि प्रेशर था कि बुलाना है गांधी को। एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमको ये करना है, तो गांधी जी ने वहां पर जो 11 सूत्री मांग थी उसमें जो प्रावधान किए थे, उसमें जेल में बंद कैदियों की रिहाई की बात थी। उसमें था कि जेल में बंद कैदियों को रिहा किया जाए। तो इरविन ने कहा कि हम रिहा कर देंगे, लेकिन हम वैसे कैदियों को रिहा करेंगे जिन पर राजनीतिक अपराध है, जिनको हमने आंदोलन में, विद्रोह में पकड़ा है, जिन पर क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, यानी कि जिन्होंने मर्डर के चार्ज में जिनको हमने पकड़ा है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा हम जेल से छोड़ेंगे लोगों को, लेकिन मर्डर के चार्ज वालों को नहीं छोड़ेंगे। और यहीं पर मामला फंस गया, क्योंकि भगत सिंह पर मर्डर का चार्ज था। भगत सिंह पर चार्ज था कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। तो अब यह समय था, अब यहां पर अगर गांधी जी जिद पर अड़ जाते कि ठीक है, गांधी जी किसी भगत सिंह किसी साधु को मारे हैं क्या,
भगत सिंह ने सैंडर्स को मार दिया तो भगत सिंह को तुम फांसी दोगे? अब तुम्हारा जनरल ओ डायर, जिन्होंने निहत्थी भीड़ पर बिना मतलब का गोली चलवा करके लोगों को मरवा दिया, उनका क्या? उनको फांसी क्यों नहीं हुई? तो गांधी चाहते तो लॉजिक्स दे करके यहां पे रुक सकते थे, यहां पे स्टे कर सकते थे, और गांधी कहते कि हम ये संधि नहीं करेंगे, लेकिन गांधी ने ये स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखलाया, वो रिजिडनेस नहीं दिखलाया। और मैं वैसा गांधी का आलोचक नहीं हूं, मैं मानता हूं कि गांधी ने बहुत कुछ अच्छा किया, और मैं ये भी नहीं मानता कि गांधी कोई भगवान थे, कि गांधी सब कुछ अच्छा ही करते। मैं ये मानता हूं गांधी भी एक इंसान थे, और एक व्यक्ति से बहुत सारा अच्छा भी होता है और बहुत सारा कुछ गलतियां भी होती हैं। गांधी से भी गलती हुई, लेकिन यह गलती बहुत गंभीर गलती थी, और इस जगह पर मुझे लगता है कि गांधी को इतिहास माफ नहीं कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि भगत सिंह जैसे लोग को अगर बचाया गया होता, तो ये जो 1947 में जो हमें इंडिपेंडेंसी मिली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हो सकता था कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी, अंग्रेजों को और पहले भारत के बारे में विमर्श करना पड़ सकता था। लेकिन अब वो क्या होता वो तो अलग बात है, लेकिन भगत सिंह कोई अपराधी तो नहीं थे, भगत सिंह कोई आतंकवादी तो नहीं थे कि भगत सिंह को बचाया नहीं जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था उनकी फांसी को। अगर हम चाहते, अगर हम रिजिड होते, अगर हमारी व्यवस्था रिजिड होती, तो हम इनके फांसी को रोक सकते थे, लेकिन हम नहीं रोके या नहीं रोक पाए, क्योंकि ये हमारी गलती थी, क्योंकि ये हमारी असफलता थी, और हम अपनी असफलता को नहीं ये कर पाए, ये हमारा दिक्कत था। तो यहां पर ये समस्या थी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये एक, मतलब जो कुछ लोग गांधी को अलग बलर तरीके से मतलब कहते हैं विभाजन गांधी की वजह से हो गया, गांधी ने विभाजन कराया था, गांधी नहीं कराया था। अगर गांधी की आलोचना करनी है तो इस मुद्दा पे करो ना, गांधी की आलोचना से तुमको कौन रोकता है? इस मुद्दे पे गांधी की आलोचना हो सकती है, लेकिन गांधी का आलोचना करेगा सब अलर बलर मुद्दा पर, जिसमें कोई गांधी की भूमिका नहीं थी। ठीक है, इसलिए कहते हैं देखिए, गांधी की आलोचना दो ही तरह के लोग कर सकते हैं। एक जिसने गांधी को खूब पढ़ा है वो कर सकता है, क्योंकि गांधी की कमियां गलतियां उसको दिखेंगी, और एक जो गांधी को कुछ नहीं पढ़ा है, चाचा मौसा फूफा नेताजी लोग का भाषण सुन करके गांधी के बारे में परसेप्शन क्रिएट किए हुए, तो बोलेगा वो गांधी है जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि हार्ड मांस का बना हुआ एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है। अपने गांव के वार्ड से या अपने गली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के निर्वाचित किसी वार्ड से कोई आदमी वाटर लॉगिंग को ठीक नहीं करवा सकता है। अभी आज पटना के हर गली में घुसिए तो आपको अपना कपड़ा बचा करके चलना पड़ता है, और वैसे लोग जो है वो गांधी की आलोचना करते हैं, गांधी कुछ नहीं किया। जिस गांधी ने उस समय के सबसे ताकतवर शक्ति से अपने विचारों के बल पे अधिकार छीन लिए थे, वो गांधी का पावर था। लेकिन गांधी यहां पर नहीं कर पाए थे कुछ, क्योंकि 5 मार्च 1931, आप देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और फांसी 23 मार्च को हुई है। अच्छा खासा गैप है। अगर यही समझौता के दिन ही गांधी यहां रिजिड रह जाते कि नहीं होगा, तो कैसे होता फांसी? नहीं होता फांसी, रोकना पड़ता फांसी, क्योंकि वहां की प्रेशर क्या था सरकार का कि गांधी को लाओ, और गांधी कहते कि हम नहीं जाएंगे, जब तो भगत सिंह को छोड़ोगे नहीं तो फांसी नहीं हो पाती, क्योंकि गांधी को ले जाना था। और गांधी को यह करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए तो गांधी को कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला था गांधी को। गांधी नाराज होकर के तो भाग आए थे, है ना, रूसे हुए फूफा की तरह तो भागना पड़ा था वहां से। तो क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं आपको, कुछ तो मिला नहीं आपको, तो आपको तो वैसे भागना पड़ा वहां से। तो आप रुक जाते ना, स्टे कर जाते, यहीं पे स्टे कर जाते कि भाई जब तक भगत सिंह को नहीं छोड़ोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऐसे में उनको छोड़ना पड़ता, इस समय हमारा पलड़ा भारी था।
लेकिन अब यहां पर जो गांधी के संदर्भ का, गांधी का जो पक्ष है वो थोड़ा सा समझिए। गांधी का पक्ष यह कि हम कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, और भगत सिंह पे हिंसा का आरोप था। भगत सिंह को बचाने का मतलब था, भगत सिंह को सेफ करने का मतलब था कि गांधी हिंसा का सपोर्ट कर रहे हैं। यह आरोप रखता कि गांधी ने हिंसा को सपोर्ट किया, और अगर गांधी को यह आरोप लग जाता कि गांधी ने हिंसा को सपोर्ट किया है, गांधी ने वायलेंस को सपोर्ट किया है, तो भविष्य में फिर गांधी के द्वारा आंदोलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। भविष्य में वहां पर आंदोलन करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये यहां पर बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन आप देखिए, आगे आप चलिएगा तो देखिएगा कि ये वही गांधी है ना जी, जब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन होगा तो हमारे यही गांधी जी क्या कहेंगे, करो या मरो, डू एंड डाई, है ना, यही कहेंगे कि करो या मरो। ये वही गांधी जी हैं जिन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था, उसके बाद जो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना घटी थी, उसके बाद तुरंत बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग को वापस ले लिया था, जो सहयोग पूरे भारत में चल रहा था। क्यों ले लिया था? क्योंकि हिंसा हुई। अच्छी बात है, हिंसा हुई तो आपने वापस ले लिया। तो यही गांधी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब पूना के आगा खां पैलेस में बंद थे, तो उस समय भी पूरे देश में दंगा हो रहा था, पूरे देश में हिंसा हो रही थी, कितने अंग्रेजी थाने जलाए गए थे, उसको काउंटिंग भी उसकी नहीं है। वहां पर गांधी ने हिंसा को देखते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट को वापस क्यों नहीं ले लिया? ले लेना चाहिए था, नहीं लिए, जलने दिए थाना, आराम से आगा खां पैलेस में बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि गांधी परिस्थितियों को समझ रहे थे, सिचुएशंस को समझ रहे थे। 1920 ऐसा समय था जहां पर अंग्रेज बहुत ताकतवर स्थिति में थे, और 1942 ऐसा समय था जब अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए थे। इनके पास ना तो उतनी एनर्जी थी, ना तो उनके पास उतना सक्षमता था। अभी हमारा पलड़ा भारी था, तो जब हमारा पलड़ा भारी था तो वहां पर गांधी ने कॉम्प्रोमाइज किया अपने वो हिंसावादी अहिंसावादी नीति के साथ। तो थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते 1931 में, तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। और इसी वजह से 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जब गांधी गए कराची अधिवेशन में, तो गांधी को क्या किया गया? काला झंडा दिखाया गया। गांधी को 1931 में काला झंडा दिखाया गया। गो बैक गांधी का नारा भी लगा। हालांकि गांधी भी एटीट्यूड वाले आदमी, गांधी ने कहा गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, है ना। लेकिन ठीक है, गांधी ने कहा गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधी से यह शिकायत तो रहेगी, है ना। मैं कहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे गांधी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन इस मामले में मैं गांधी की आलोचना करता हूं। और अगर बिल्कुल अगर मुझसे कोई कहे कि गांधी अगर आपको मिल जाए कभी, तो उनसे क्या पूछिएगा, तो बस एक ही सवाल रहेगा गांधी जी से कि आखिर क्यों इतना आदर्शवादी बनने का क्या जरूरत था? उस समय जब हमारा पलड़ा भारी था, आप तो बहुत व्यवहारिक आदमी थे। गांधी के विचार का तो यही मूल्यता था कि गांधी आदर्शवाद और व्यवहारवाद में सामंजस्य स्थापित करना जानते थे। ये गांधी की कला थी, है ना। गांधी इसलिए लोकप्रिय थे क्योंकि गांधी को पता था कि कब टाइट हो जाना और कब झुक जाना है। संघर्ष विराम संघर्ष, दबाव समझौता दबाव, ये सारी नीतियां जो गांधी की थी, ये परिस्थितियों को समझने के कारण ही थी। तो इतना समझदार आदमी यहां पर कैसे मात खा गया? क्या इंटेंशनली कोई समस्या थी भगत सिंह से? क्या ये दिक्कत था लोगों को, उनके साथ जो लोग थे उनको, कि कहीं ऐसा ना हो कि भगत सिंह जैसे लोग बहुत लोकप्रिय हो जाएं और आगे के लिए पॉलिटिकल चैलेंजर बन जाए हमारे, जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ आगे में। आगे सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या होगा? आज तक किसी को पता है सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, कहां मारे गए?
जब प्लेन क्रैश की चर्चा होती है, उस प्लेन क्रैश में कोई एविडेंस ही नहीं मिला आज तक कि उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी थे, आज तक नहीं मिला। खैर, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि 23 मार्च 1931 को जब इनको फांसी होनी थी, इनसे इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई वैसी इच्छा बहुत बड़ी तो नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा मेरी मां से मिला दिया जाए, मां से बातचीत करनी है कुछ। कहा गया ठीक, मां को बुलाया गया। इनकी मां आई, विद्यावती इनकी मां का नाम था। तो इनकी मां आई, तो इन्होंने भगत सिंह अपने मां से मिले, और भगत सिंह ने अपनी मां से क्या कहा, बहुत मार्मिक बात कहा, बहुत ही मार्मिक बात था, हृदयाघात कर देने वाला, कमजोर हृदय का व्यक्ति का हार्ट अटैक कर दिया जिससे बात उन्होंने बोला अपनी मां को। अपनी मां को कहा कि मां, मुझे फांसी हो रहा है, और मैं फांसी, कुछ देर में मुझे फांसी हो जाएगी, मैं नहीं रहूंगा इस धरती धरा पे। आप सोच के देखिए कि किसी आदमी का तबीयत खराब होता है थोड़ा बहुत, तो मरने से कितना डर लगता है। आदमी चाहता है बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज कराए और अपने आप को बचा ले, ठीक कर ले। हर आदमी डरता है इस चीज से। अब सोच के देखिए कि एक आदमी जिसको पता है कि अगले कुछ घंटे बाद मैं मरने वाला हूं, मुझे मार दिया जाएगा, और फिर भी उस आदमी के चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आत्मग्लानि नहीं है, कोई आत्मविश्वास की कमी नहीं है, पूरा खुश है, खुश मिजाज है, अपनी मां से मिलता है और अपनी मां को गले लगाता है, उनको प्रणाम करता है और अपनी मां से कहता है कि मां एक रिक्वेस्ट है। बोली क्या, बताओ। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे फांसी हो जाए तो आप रोना मत। बोली क्यों, एक मां से यह अधिकार क्यों छीन सकता है कोई। तो बोला कि इसलिए नहीं, मैं रोने से मना कर रहा हूं कि आप रोइएगा तो मुझे खराब लगेगा या किसी को खराब लगेगा, बस इसलिए रोने से मना कर रहा हूं कि अगर आपने रो दिया तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही थी। और ये तो भगत सिंह की बात थी, और आप सोचिए उस आदर्शमयी जो माता थी, उन्होंने क्या किया, उनका अगला लाइन क्या था। उन्होंने कहा कि पुत्र, मुझे इस बात का क्षोभ है, मैं इस बात से दुखी हूं कि ईश्वर ने मुझे एक ही भगत सिंह क्यों दिया, मुझे एक ही बेटा क्यों दिया। काश मेरे और पुत्र होते तो मैं उन्हें भी देश के नाम पर फांसी पर चढ़ा देती, और मुझे इस संदर्भ में किसी भी तरह से कोई क्षोभ नहीं होता, क्योंकि देश की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि वो भगत सिंह की मां थी या भारत मां थी। वो भारत मां थी, क्योंकि वो मां ही इतना समर्पण दिखला सकती है। आज भी हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह हो, आज भी हम सब चाहते हैं कि हमारे समाज में भगत सिंह जैसे लोगों की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोस के घर में हो, पड़ोसी के घर भगत सिंह हो, हमारे घर ना हो, ये हम सब चाहते हैं। तो ये घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद जो है सो कि भगत सिंह को फांसी हुई। तीनों मित्रों को एक साथ ही फांसी दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को एक साथ यहां पे फांसी दिया गया था। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। और इसी समय जो है, इस सभी जो अभी हमने घटनाक्रम चर्चा किया, गांधी की काफी आलोचना हुई, और एक डॉक्यूमेंट बहुत बाद में रिलीज हुआ था। उस डॉक्यूमेंट था वो किसका, इरविन का।
इरविन अपने उस डॉक्यूमेंट में लिखता है कि मैं मानसिक रूप से भगत सिंह को छोड़ने के लिए तैयार था, मेंटली आई एम रेडी फॉर दिस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गांधी इसके लिए प्रेशर करेंगे तो मैं रिलीज कर दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा, कम से कम फांसी तो मैं नहीं होगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड का बात मानना, जो देश का प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा था एटर्नी हमको चाहिए, लेकिन हमने अपने तरफ से बचाव पक्ष किया, क्योंकि हमारी तो इच्छा ही थी कि भगत सिंह को फांसी हो जाए, तो हमने अपने तरफ से क्या किया, बचाव पक्ष किया। और उन्होंने बचाव पक्ष में क्या किया, वही कहा कि देखिए गांधी आप तो अहिंसावादी हैं और इन पे मर्डर का चार्ज है, इन पर हिंसा का केस चल रहा है, तो हम कैसे इनको ये कर सकते, बचा सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर इस चीज था। और भगत सिंह को फांसी देने के लिए सबसे ज्यादा जो लोग उतावले हो रहे थे, वो उतावले हो रहा था पंजाब का ब्यूरोक्रेसी, अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि हत्या हुई थी ब्यूरोक्रेट का, सैंडर्स की हत्या हुई थी, तो जितना अधिकारी सब था ना, उस सब चाह रहा था कि भगत सिंह को जितना जल्दी हो सके फांसी हो सके। तो इसलिए भी अंग्रेज और इरविन इन सब पे प्रेशर था कि भाई अगर हम भगत सिंह को फांसी नहीं दिए कहीं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे ही लोग हमारा विद्रोह कर दे, विरोध कर दे। तो उधर भी यह समस्या चल रहा था। लेकिन अब वही बात है कि इसमें हमारे तरफ से अगर प्रयास हुआ होता, गांधी जी जिद पे अड़ जाते, कह देते हम नहीं आएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हम नहीं करेंगे गांधी इरविन समझौता, तो अब क्या रिजल्ट आता ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतिहास गांधी को दोषी नहीं मानता। इतिहास, या आज मैं और आप इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे होते कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया, है ना। गांधी अगर प्रयास किए होते तो इस तरह की चर्चाएं आज नहीं होती। चलिए, तो यहां पे ये सारी चीजें हुई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति थे, नाम था भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा, ये भी क्रांतिकारी थे। इन्होंने किताब लिखा था द फिलॉसफी ऑफ बम, ठीक है। लिखेंगे कि भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम लिखा था। भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम लिखा था। द फिलॉसफी ऑफ बम, ठीक है, बम का दर्शन, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था भगवती चरण वोहरा ने, ठीक है। ये पूछा भी गया, बीपीएस ने पूछा भी है कि द फिलोसफी ऑफ बम किसने लिखा था, भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। आगे लिखेंगे, लिखेंगे कि जतिन दास जतिन दास 63 दिन तक जेल के अंदर भूख हड़ताल पे थे, हंगर स्ट्राइक। जतिन दास 63 दिन तक जेल के अंदर भूख हड़ताल पे थे। खराब खाने के विरोध में। और 13 सितंबर 1929 ईस्वी को 64वें दिन चौसठवें दिन इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट, आगे लिखेंगे कि नोट करके कि द फिलॉसफी ऑफ बम किताब में भगवती चरण बोहरा ने लिखा था कि क्रांतिकारियों ने अन्याय के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय अधिकारों के लिए बल का प्रयोग किया, राष्ट्रीय अधिकारों के लिए बल का प्रयोग किया। ठीक है, लेंगे इस किताब को दिसंबर 1929 में वायसराय स्पेशल ट्रेन को उड़ाने के क्रांतिकारी दल के प्रयास और गांधी के लेख कल्ट ऑफ द बम के प्रति राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिखाई गई सहानुभूति के प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। सहानुभूति के प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। सहानुभूति के रूप में देखा जाता है। ओके, चलिए, दैट्स ऑल। तो ये यहां पर इन सभी लोगों की स्थिति थी। ठीक है, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें बंगाल में मास्टर दास सूर्यसेन और फिर सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी। इसके बाद क्रांतिकारी मामला जो है हम लोग का निपट जाएगा इंडिपेंडेंसी तक का। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।